हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। 18th सेंचुरी के अंदर हम इंडिया के जो भी सेलिएंट एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंदर भारत में कल्चरल लैंडस्केप कैसा था। देखो, इकोनॉमिकली थोड़ी बहुत दिक्कतें थी और जब इंसान को रोटी कपड़ा मकान की मुशक्क़तें करनी पड़ती हैं किसी एक एरिया में, रीजन में, कंट्री में, तो ऐसे कंट्रीज़ में जब इकोनॉमिकली लोग सफ़र कर रहे होते तो कल्चर इतनी ईजिली डेवलप नहीं हो पाता है। अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट है इसको लेकर। क्या कल्चर सच में स्टैग्नेशन से सफ़र कर रहा था? क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंस की जो डिस्कवरीज और जो इन्वेंशंस थी उसकी कमी थी? स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कल्चर पहले बात करें तो कल्चरल स्टैग्नेशन सच में था कि नहीं था, इसके ऊपर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट को भी समझेंगे और रियलिस्टिकली चीज़ें कौन सी हिंदुस्तान के अंदर 18वीं शताब्दी में पनप रही थी इसको जान लेंगे और फिर हम खुद इसके ऊपर एक बैलेंस कंक्लूजन बनाएंगे कि क्या कल्चरली इंडिया स्टैग्नेशन के फेज से गुजर रहा था 18th सेंचुरी के अंदर या फिर नहीं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो 18th सेंचुरी के अंदर कल्चरली तौर पर अगर हम लोग देखें तो इंडिया में कुछ हमें एग्जॉशन के साइंस देखने को मिल रहे थे, यानी कि कल्चर जो एक बारी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर जा रहा था उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। वो गिरावट मेनली किस वजह से थी? देखो, कल्चरली चीज़ें अगर पनप रही थी भारत के अंदर 18th सेंचुरी से पहले या अर्ली 18th सेंचुरी तक, तो उसके पीछे राजाओं महाराजाओं का सपोर्ट होता था, क्योंकि राजा महाराजाओं के दरबार में ही फाइनेंसिंग के थ्रू राजा महाराजा सपोर्ट करते थे बहुत सारे पोएट्स को या पेंटर्स को। तो जब सुल्तान की सल्तनत ही चली जाएगी, राजा महाराजा का जो पूरा एम्पायर है वही ध्वस्त हो जाएगा, तो जिसको अभी तक वो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे कवि को, बहुत सारे लोगों को जो कि पेंटिंग्स वगैरह जो बनाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो रोज़गार था वो चला गया। तो जब इंसान का रोज़गार चला जाता है तो कल्चरली इंसान बहुत ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, और सबसे बड़ी बात थी फाइनेंशियल सपोर्ट उनको कौन करेगा। तो ये वन ऑफ द फैक्टर था कि कल्चर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, डिक्लाइन पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हुआ था, लेकिन वो डिक्लाइनिंग मोड पर आ गया था। ठीक है, तो जो रॉयल कोर्ट्स थे, जो रूलर्स थे, जो नोबल्स थे, चीफ्स थे और जो ज़मींदार थे, पुराने ज़माने में वो कल्चरल एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करते थे, उसके लिए पैसा वगैरह देते थे ये लोग कि जिसको भी म्यूज़िक सीखना है, डांस वगैरह करना है, पेंटिंग बनानी है, कोई कवि बनना चाहता है तो उसको लोग फाइनेंस करते थे। और जो भी दिग्गज लोग होते थे जिनके पास अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल होती थी, तो राजा महाराजा, ज़मींदार, चीफ, नोबल्स वगैरह इनको अपने पास रख लेते थे ताकि एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से वो इनको यूज़ कर सके, अपने मूड को रिलैक्स कर सके। और प्लस उस किंगडम की, अगर हम राजा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो राजा के दरबार की मान लो कि ये सब लोग शान है, अलग अलग पोएट्स, जो कोई कवि हैं, जो कोई डांस करने वाले कोई लोग हैं, या फिर म्यूज़िक जो है बजाने वाले कोई लोग हैं, तो एक राजा के दरबार की शान है। तो राजा जो है उसका जो दरबार होगा पूरा का पूरा, उसका जो किंगडम होगा, एम्पायर होगा, वहाँ पर उसकी पहचान ये बनेगी कि मैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही राजा महाराजा जो है वो दुख तकलीफ से गुजरते हुए उनका किंगडम जो है, उनका एम्पायर जो है, जैसे ही वो ध्वस्त होने लग जाता था, वहाँ पर उनकी लाइफ में पर्सनल इम्पोवरिशमेंट आने लग जाती थी, तो वो कल्चरल एक्टिविटीज़ को निगलेक्ट कर देते थे। जैसे मतलब मान लो कि ये राजा है किसी किंगडम का, इसके ऊपर अटैक हो गया, तो अब इसके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि पेंटर्स को, म्यूजिशियंस को, डांसर्स को, बहुत सारे कवि को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आर्ट का जो डिक्लाइन होता है, ठीक है, वो बेसिकली इसलिए होता है कि जो राजा महाराजा, प्रिंसेस और जो नोबल्स अभी तक इनको पैट्रोनेज दे रहे थे अलग अलग कल्चर में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों को, जब उनका पैट्रोनेज, उनका सपोर्ट गायब हो जाता था तो कल्चरल स्टैग्नेशन और कल्चरल डिक्लाइन का फेस हमें भारत के अंदर देखने को मिलता था। लेकिन 18वीं शताब्दी में अगर हम कल्चर को लेकर ये बोलें, बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि 18th सेंचुरी वाज अ फेज ऑफ डार्क एज स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, लेकिन ऐसा बोलना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि 18th सेंचुरी एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर कल्चरली और मटेरियली हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है कल्चर के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पोइट्री, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, इसमें थोड़ा बहुत हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी
वाइब्रेंट कल्चरल सीन भारत के अलग अलग कोनों में पनप रहा था। फॉर एग्जाम्पल, बड़े सारे जो आर्टिस्ट थे जिनको अभी तक राजा महाराजा किंग्स और नोबल्स वगैरह सपोर्ट जो करते थे उनको, जब उनका एम्पायर ध्वस्त हो जाता था तो आर्टिस्ट जो है वो हार नहीं मानते थे। जैसे दिल्ली जो है जब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, यानी कि दिल्ली हम यहाँ पर सिंबलाइज कर रहे हैं मुगल एम्पायर को, तो वहाँ पर बड़े सारे जो आर्टिस्ट थे फिर वो जो प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो बाकी सारे राजा के जो कोर्ट्स होते थे, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जाने का सोचा और उनको फिर जिस भी लेवल पर वो छोटे मोटे जो राजा महाराजा हैं, जो प्रिंसेस हैं, जो नोबल्स हैं, वो सपोर्ट कर पाते थे उनकी आर्टिस्टिक और लिटरली वैल्यूज के लिए कि वो लिटरेचर लिखना चाहते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं एक रीजन को छोड़कर दूसरे रीजन में माइग्रेट कर जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है जब दिल्ली के अंदर इन सारे आर्टिस्ट का जो सपोर्ट था वो छिन गया, तो जो आर्टिस्ट जो हैं वो टैलेंटेड पर्सन्स हैं, उनका माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है दूसरी स्टेट्स के अंदर, और जब ये दूसरे रीजन्स और दूसरी स्टेट्स में गए तो उन स्टेट्स की पहचान बनी इन आर्टिस्ट की वजह से। अब यहाँ पर आर्टिस्ट जो है वो पेंटर्स को भी बोला जा रहा है, म्यूजिशियंस को भी बोला जा रहा है, पोएट्स को भी बोला जा रहा है, जिन्होंने इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन अपने दिए उनको भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आर्ट को लेकर बड़ी सारी कैपिटल्स हमारे देश में इमर्ज हुई, जैसे हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर, कश्मीर और पटना। यहाँ पर वो आर्टिस्ट माइग्रेट कर कर गए इन सारी जगह पर जो अभी तक दिल्ली के दरबार की शान थे। ठीक है, और इनकी जनरेशन जो है वो आगे चलकर यहीं पर जाके पनपने लगी, अपने टैलेंट्स को वो यहीं पर नर्चर करने लगे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जैसे मुगल एम्पायर जब भारत से दोस्तों डिक्लाइन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुगल आर्किटेक्चर जो था और जो मुगल पेंटिंग्स थी वो भारत में इन सारे इलाकों में पनप रही थी, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर छोटे मोटे जो राजा महाराजा थे अलग अलग रीजन्स में वो इनको सपोर्ट दे रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब 18th सेंचुरी के अंदर जो कल्चरल लैंडस्केप था उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को जानते हैं, और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आर्किटेक्चर को लेकर, बड़े सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को लेकर क्या सिचुएशंस थी भारत के अंदर 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट लोगों का कंट्रीब्यूशन जानेंगे एज अ एग्जाम्पल, और उसके बाद हम केरला के बारे में एक आर्किटेक्चरल फीचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सवाई राजा जयसिंह के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाई राजा जयसिंह का जो कार्यकाल था इट वॉज फ्रॉम 1686 टू 1743। इन्होंने जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोला जाता है, उसकी स्थापना करी थी। इन्होंने इसके अलावा 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेटअप करी थी, जो कि नेचुरल तरीके से विदाउट लेबोरेटरी कंडीशंस एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को बता देती थी ये लेबोरेटरीज। ऐसी इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी सेटअप करी थी, जयपुर में, नई दिल्ली में और बनारस में। इसके अलावा 2 और एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज इन्होंने कहाँ पर सेटअप करी थी वो कमेंट करके आप बताना, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो कुछ ऐसी दिखती थी ये एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज, और ये है जयपुर पिंक सिटी। ठीक है, अब उसके बाद असफ उद दौला 1784 में, ठीक है, नवाब थे ये असफ उद दौला। इन्होंने लखनऊ के अंदर एक मॉन्यूमेंट जो है, जो एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, उसकी स्थापना करवाई, जिसका नाम था इमाम बाड़ा। ठीक है, ये अपने यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए बड़ा फेमस था। उस जमाने में क्या होता था, जब भी कोई आर्किटेक्चर बनता था, जब भी कोई मॉन्यूमेंट बनता था, तो उसको सपोर्ट जो बेस से दिया जाता था वो पिलर्स के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी पिलर्स नहीं है। ये एक तरीके से जैसे एक कमरा है और ऊपर ये कमरा स्टार्ट होता चला गया और यहीं पर आकर ये फिनिश हो रहा है। इसको नीचे बेस पर सपोर्ट करने के लिए कोई पिलर्स नहीं है। तो ये इनका एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था, एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर था इनका। बड़ा इमाम बाड़ा, आप इसको इमाम बाड़ा बोल लो या बड़ा इमाम बाड़ा बोल लो, एक ही बात है। तो ये बिल्ड करा गया था असफ उद दौला के द्वारा एज अ फेमीन रिलीफ प्रोग्राम। जो फेमीन आया था भारत के अंदर, ठीक है, उस टाइम पर, ताकि जो लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं वो यहाँ पर आके ठहर सके, रुक सके, उसके तहत इन्होंने इसको बनवाया था बड़ा इमाम बाड़ा को। ठीक है, ये जिस ब्रिक से बना हुआ था उस ब्रिक को, उन ईंटों को एक स्पेशलाइज्ड नाम से पुकारा जाता था, उसको हम कहते हैं लखोरी ब्रिक या बादशाही ब्रिक। ठीक है, अब इमाम बाड़ा बोल लो आप इसको, या बड़ा इमाम बाड़ा बोल लो। एक तीसरा नाम भी है इसका, असफी इमाम बाड़ा। ठीक है, तो इसको असफी इमाम बाड़ा भी बोलते हैं, और यहीं पर ग्रेव है असफ उद दौला की।
यानी कि यहीं पर इनको मरने के बाद दफनाया गया था असफुद्दौला को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें महाराजा रंजीत सिंह की, जो कि पंजाब के रूलर थे, महाराजा रंजीत सिंह ने रेनोवेशन करवाई थी सरदारों की, जो एक बहुत ज़्यादा पूजनीय एक रिलीजियस टेम्पल है, जो जिसको आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हो, उसकी रेनोवेशन इन्होंने करवाई थी अमृतसर के अंदर। लोअर सेक्शन जो था, इसका जो नीचे वाला हिस्सा था, वो इन्होंने बिल्ड करवाया था मार्बल से, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इन्होंने गोल्ड से जो है जड़वाया था, और जिसको आप कंटेम्प्रेरी टाइम में बोलते हो गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था आर्किटेक्चर को लेकर। फिर केरला में एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, पद्मनाभपुरम पैलेस, इसको हम कहते हैं पद्मनाभपुरम पैलेस। ये जो आपको ड्राइंग यहाँ पर दिख रही है, जो इमेज आपको दिख रही है, ये भी एक रिमार्केबल आर्किटेक्चर है, और यहाँ पर इसके अंदर आपको कुछ म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होता है ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। और इसको कंस्ट्रक्ट करा गया था 18th सेंचुरी के अंदर। इसका नाम है पद्मनाभपुरम पैलेस, ठीक है, केरल के अंदर है ये। तो ये आर्किटेक्चर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे अलग अलग रूलर्स के, अलग अलग जगह पर क्या क्या चीज़ें बनी। 18वीं शताब्दी की भारत की पहचान थी। अब अगर हम भारत के कल्चरल लैंडस्केप में बात करें कि सिनेरियो क्या चल रहा था म्यूजिक, डांस और ड्रामा का, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, म्यूजिक, डांस, ड्रामा या कल्चर के वेरियस एस्पेक्ट जो थे उनको सपोर्ट करने वाले थे राजा, प्रिंसेस, नोबल्स, कुछ जमींदार जो कि उन एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करते थे, उसके लिए पैसा देते थे। तो म्यूजिक जो है वो डेवलप होता गया, फ्लरिश होता गया 18वीं शताब्दी में, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी, नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस म्यूजिक को लेकर एक स्पेशली मुगल एम्परर ने एक उसको सपोर्ट करा था, ठीक है, इस टाइम पर, जो कि थे मोहम्मद शाह, जिसके बारे में शुरू के चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था इस सीरीज में। उसके अलावा म्यूजिक की बात करो, आप पोइट्री की बात करो, डांस की बात करो, 18th सेंचुरी के अंदर तंजौर कोर्ट में जो भी, तंजौर कोर्ट मतलब यानी कि तंजौर किंगडम के दरबार को यहाँ पर तंजौर कोर्ट बोला जा रहा है। तो तंजौर किंगडम जो है वहाँ पे जो भी रूलर्स थे, तंजौर कहाँ पर है, इट इज़ इन तमिलनाडु, तो वहाँ के जो भी रूलर्स थे वो अच्छा खासा सपोर्ट देते थे उन आर्टिस्ट को जिनकी दिलचस्पी थी म्यूजिक में, पोइट्री में और डांस में। और 18th सेंचुरी में केरला में आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि कथकली जो है वो यहाँ पर इमर्ज हुआ एज अ आर्ट फॉर्म। उसके ऊपर लिटरेचर लिखा गया, ड्रामा जो है उसके ऊपर परफॉर्म करा जाता था, और कथकली के डांस से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। तो तंजौर कोर्ट के जो रूलर्स हैं वो इन सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते थे। केरला में कथकली जो है वो नृत्य के तौर पर, डांस के तौर पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और उसके ऊपर ड्रामा भी परफॉर्म करा गया, उसके ऊपर बाकायदा एक लिटरेचर लिखा गया। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं अलग अलग डांस फॉर्म्स के अंदर, जैसे कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, ये ऐसे नहीं कि आप कोई भी हाथ पैर यहाँ पर चला दो, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। आपके जो हाथ होते हैं, आपके जो आंखों के एक्सप्रेशन होते हैं, वो कुछ ना कुछ बयां कर रहे होते हैं। समटाइम्स डांस फॉर्म्स ऐसे परफॉर्म करे जाते हैं कि इट इज़ लाइक योर कनेक्शन टुवर्ड्स डिवाइन, आपका भगवान से एक संपर्क होता है डांस के थ्रू, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लिटरेचर, डांस और ड्रामा जो है यहाँ पर परफॉर्म करा जाता था। और तंजौर कोर्ट में ये जो तमिलनाडु के अंदर जो रूलर्स थे, इनके दरबार में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो थे इस दरबार की शान थे, ठीक है। तो ये हमने म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं कि सिनेरियो क्या था पोएट्री का और लिटरेचर का। 18th सेंचुरी के अंदर भारत में पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन आपको देखने को मिलता है, जिन्होंने भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेसेस को इंट्रोड्यूस करा। और जो बाइबल, जो क्रिश्चियनों की जो पूजनीय किताब है, उनका जो ग्रंथ है, उसके उन्होंने वर्नैकुलर एडिशंस और वर्जन्स जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करे प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद। वर्नैकुलर दोस्तों क्या होता है, वर्नैकुलर लैंग्वेज बोल लो, आप उसको वर्नैकुलर बोल लो। लोकल लोग जो भाषा बोलते हैं, एक जगह में रहने वाले जो लोग हैं, जिस भाषा को वो समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ना जानते हैं, उसको वर्नैकुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो बाइबल जो है यहाँ पर आम लोग उसको समझ सकें, उसके वर्नैकुलर एडिशंस जो हैं वो प्रिंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गई एक प्रिंटिंग प्रेस की बात यहाँ पर, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पर वो है विद रिस्पेक्ट टू पोएट्री एंड लिटरेचर, क्या डेवलपमेंट हो रही थी भारत के अंदर 18th सेंचुरी में, इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उर्दू लिटरेचर की।
18वीं शताब्दी के अंदर उर्दू भाषा जो है वो रैपिड तरीके से स्प्रेड हो रही थी, जिसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ उर्दू पोइट्री। उर्दू जो है वो अपर क्लासेस जो थी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उनके बीच में एक सोशल इंटरेक्शन का एक माध्यम बन गया ये वाली भाषा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक पोएट का था वो है मीर ताकी मीर। ठीक है, ये एक बहुत फेमस उर्दू पोएट थे इस एरा के। इनको दोस्तों एक टाइटल से नवाजा जाता है। अब ये जो टाइटल है ये प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किसको बोला जाता है इस टाइटल के साथ। टाइटल है इनका, पहले देख लो, खुदा ए सुखान। इसका मतलब होता है गॉड ऑफ उर्दू पोएट्री। तो ये आपको आ सकता है कि खुदा ए सुखान या गॉड ऑफ उर्दू पोएट्री हम किसको कहते हैं, तो आंसर होगा मीर ताकी मीर। ठीक है, इनकी एक्सेप्शनल कमांड थी लैंग्वेज के ऊपर, इमेजरी के ऊपर, और इन्होंने गजल फॉर्म में उर्दू पोएट्री को लिखा था, जो कि लोगों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि दे आर फीलिंग इमोशनल कनेक्शन टुवर्ड्स हिट्स पोएट्री। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने उर्दू पोएट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया। फिर अगर हम मलयालम लिटरेचर की बात करें, मलयालम लिटरेचर को सपोर्ट करने वाले ट्रवैंकोर के दो रूलर्स थे, एक ही खानदान के रूलर्स थे, एक थे मार्तंड वर्मा और दूसरे थे रमा वर्मा। ठीक है, फिर अगर हम एसमीज लिटरेचर की बात करें, असामीज लिटरेचर बोल लो, एसमीज लिटरेचर बोल लो, तो ये जो है इसको सपोर्ट देने वाले जो राजा थे वो थे अहोम किंगडम के राजा, अहोम किंग्स। गुजराती लिटरेचर में आपको एक फेमस नाम देखने को मिलता है, डैट इज ऑफ दयाराम। ये बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे गुजरात के, जिन्होंने 18वीं सेंचुरी के अंदर बड़े सारे गुजराती भाषा के अंदर लिटरेचर लिखे। पंजाबी लिटरेचर में जैसे आप हीर रांझा की कहानी पढ़ते रहते हो, तो हीर रांझा एक फेमस रोमांटिक पोएम थी, पंजाबी के अंदर ओरिजिनली ये लिखी गई थी। ठीक है, और इसको लिखा था वारिस शाह ने। ठीक है, तो ये पंजाबी लिटरेचर जो है इस टाइम पर पनपा, और हीर रांझा बहुत फेमस थी जिसको वारिस शाह ने लिखा था 18वीं शताब्दी के अंदर। फिर सिंधी लिटरेचर की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट नाम उसके अंदर आता है शाह अब्दुल लतीफ़ का। ठीक है, इन्होंने अपनी सारी पोएम्स की एक कंपाइलेशन प्रेजेंट करी थी, उस कंपाइलेशन को हम लोग कहते हैं रिसालो। और सिंधी पोएट्स जो दो ग्रेट रह चुके हैं 18वीं सेंचुरी के अंदर, एक थे साचल और दूसरे थे सामी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है 18वीं सेंचुरी इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू पोएट्री एंड लिटरेचर। ठीक है, तो ये हमने कल्चर के बड़े सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करें। तो 18वीं सेंचुरी के अंदर कल्चरल फील्ड के अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर विद रिस्पेक्ट टू साइंस के जो डिसिप्लिन्स होते हैं या फिर इन्वेंशंस की अगर हम बात करें, उसका क्या सिनेरियो था 18वीं शताब्दी के अंदर, इसको भी देख लेते हैं। तो मेन वीकनेस इंडियन कल्चर की जो थी 18वीं सेंचुरी के अंदर, वो थी साइंस की फील्ड में, विज्ञान की फील्ड में। अब इस टाइम पर 18वीं शताब्दी में जब इंडिया साइंटिफिक टेम्परमेंट से लैग कर रहा था, वहीं पर वेस्टर्न यूरोप के अंदर आपको साइंटिफिक और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। भारत इस टाइम पर ऐसा था, भारत के लोग इस टाइम पर ऐसे थे कि वो अपने पुराने ट्रेडिशन से, परंपराओं से बंधे हुए थे और वो अंधविश्वासी थे। ठीक है, कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा हो जाता है, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी ने छींक दिया तो 5 मिनट बैठकर हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों में वो मानते थे, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। ठीक है, अब मैथ्स में और नेचुरल साइंसेस में बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो चुकी थी दुनिया के अलग अलग कोनों में, बहुत सारे देशों की, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की। लेकिन मैथ्स को लेकर, नेचुरल साइंसेस को लेकर, नेचुरल साइंसेस दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को बोला जाता है, इसमें भी भारत के अंदर बहुत सारी सेंचुरीज तक एक निगलेक्शन जो है उसकी वेव हमें देखने को मिलती है कि भारत के लोग इन सब चीज़ों से फैमिलियर नहीं थे और मानते भी नहीं थे इसको। ठीक है, तो इंडियंस जो हैं वो टोटली साइंटिफिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को लेकर, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में पनप रही थी, उसको लेकर वो अपने देश में फुली तरीके से इग्नोरेंट थे। अब ऐसा भी नहीं था कि कोई भी रूलर जो थे वो साइंटिफिक डिस्कवरीज या इन्वेंशंस को इन्वाइट ही नहीं करते थे। शुरू के चैप्टर्स में मैंने आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से कैसे इसकी दोस्ती थी। ठीक है, और हम आगे चलकर भी इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। मैं आपको छोटी सी झलक दी थी टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान एक ऐसा रूलर था, मैसूर का ये रूलर था, जिसकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से दोस्ती थी। ठीक है, और इसने बहुत सारी जो चीज़ें जो वर्ल्ड में डेवलप हो रही थी उसको ये मंगवाता था, और एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस। ठीक है, इसका जैसे जो टॉय टाइगर था वो बहुत फेमस रहा है।
तो एक्सेप्ट फॉर टीपू सुल्तान बड़े सारे जो इंडियन रूलर्स थे उनकी बहुत कम दिलचस्पी थी वेस्टर्न नॉलेज के अंदर। अब ये जो वीकनेस थी साइंस के अंदर, इसने अंग्रेज़ों को एक मौका दिया कि कैसे वो इंडिया के लोगों को और पूरी कंट्री को सब्जुगेट कर सके, दबा सके, ठीक है। और ब्रिटेन उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस कंट्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि साइंटिफिक और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ब्रिटेन में कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसे पनप रहा था, स्पेशली ब्रिटेन में, और इंडिया उस चीज़ से दूर दूर तक कहीं भी आसपास भी नहीं था। भारत के लोग पुरानी परंपराओं से और सुपरस्टिशियस बिलीफ से बंधे हुए थे। टीपू सुल्तान एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे रूलर्स में बहुत ही कम दिलचस्पी हमें देखने को मिलती है साइंस को लेकर, साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को लेकर। और अंग्रेज जो थे इस टाइम पर, स्पेशली अगर हम ब्रिटेन की बात करें, उस टाइम पर वो वर्ल्ड का लीडर था, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ग्रेट कंट्री, एडवांस कंट्री एट दैट टाइम। और उनको एक मौका मिला कि हिंदुस्तान के लोगों को हम उनके लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परमेंट की वजह से दबा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मेंस को लेकर जैसे कभी कभार आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं एनालिसिस के साथ, तो एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस हम इस बात के ऊपर करते हैं कि हम 18वीं सेंचुरी को एक बारी री इवेल्युएट करते हैं हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से। कि कुछ हिस्टोरियंस इसको पहले टैग देते थे कि 18वीं सेंचुरी इंडिया वाज अ फेज ऑफ डार्क एज। तो क्या ये लेबल देना 18वीं शताब्दी के भारत को सही है कि नहीं है? अब चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके हो, तो यहाँ पर आपको जो भी एनालिसिस देखने को मिलेगी वो हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगी, जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नैरेटिव क्या है 18वीं सेंचुरी इंडिया को लेकर, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस जो है वो कैसे देखते हैं इसको। 18वीं सेंचुरी को सिंपली कुछ हिस्टोरियंस एक टाइटल दे देते हैं, लेबल कर देते हैं उसको कि ये डार्क एज का एक फेज था। ये एक ऐसा फेज था अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस जो कि उथल पुथल से और लड़ाइयों से भरा हुआ था। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद ये सब उथल पुथल का जो फेज था ये और ज़्यादा बढ़ गया। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे और कुछ जो इंडियन स्कॉलर्स रहे हैं जैसे जादूनाथ सरकार, तो मिस्टर जादूनाथ सरकार का एज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, एज अ प्रोमिनेंट स्कॉलर, उनका ये मानना है कि इंडिया जो है वो मॉडर्न एरा के अंदर एंटर करता है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। जादूनाथ सरकार जी ये कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है, एक्चुअल ब्रिटिश रूल जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है। और ये ब्रिटिश रूल कंसोलिडेट हुआ भारत के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जिसने वेस्टर्न आइडियाज को, वो खुद भी वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस था और उसने वेस्टर्न आइडियाज को भारत के अंदर फैलाया। तो जादूनाथ सरकार जैसे स्कॉलर्स का, जो कि इंडियन स्कॉलर हैं, और बाकी सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस का ये मानना है कि 18वीं शताब्दी जो है भारत के अंदर वो एक डार्क एज है। ये हो गया एक ट्रेडिशनल नैरेटिव, पहले ये माना जाता था। फिर इस व्यू को, इस पुराने व्यू को, जादूनाथ सरकार जैसे हिस्टोरियंस के व्यू को चैलेंज करा गया। इस ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज करा जाता है। क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि मुगल एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था वो इतना भी ज़्यादा गहरा नहीं था जितना हम सोचते हैं कि भाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो उसकी वजह से सब भारत के अंदर ख़त्म हो गया, जो कल्चर की जो चीज़ें हैं, जो इकोनॉमी है, वो सब डिक्लाइन हो गई, ध्वस्त हो गई। उनका ये मानना था, जो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसके नैरेटिव को, जादूनाथ सरकार जैसे हिस्टोरियंस के नैरेटिव को, कि मुगल एम्पायर के बारे में जब भी हम बात करते हैं और 18वीं सेंचुरी, या फिर अगर आप सेंचुरी ना बोलकर अगर एक मेडिवल इंडिया का फेज मान लो, तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हमने मुगल एम्पायर को और उसकी पावर को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रखा है, कि सब कुछ जो हम नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तब तक ही बात कर रहे हैं जब तक मुगल एम्पायर जो है वो पावर में रहा, और जैसे ही वो डिक्लाइन हो गया तो सारी चीज़ें उसके साथ, चाहे आप इकोनॉमी की बात करो, कल्चर की बात करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करो, वो सारी डिक्लाइनिंग फेज में एंटर हो गई। ऐसा नहीं था। बड़े सारे जो रीजन्स थे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, ये मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने से इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बड़े सारे जो सोशल ग्रुप्स थे वो भी अनअफेक्टेड थे। तो जो मुगल एम्पायर जो एंड हुआ उसका कुछ लेना देना नहीं है 18वीं सेंचुरी के फेज से, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में भी आपने देखा कुछ चीज़ें डिक्लाइनिंग मोड पर थी। अब ये तो जब मुगल एम्पायर जब पनप रहा था, औरंगजेब की डेथ के बाद भी तो चीज़ें कॉन्टिन्यूटी के अंदर थी ना, ठीक है। अब मुगल एम्पायर जब पूरी तरीके से खत्म हो भी जाता है, या औरंगजेब के डेथ के बाद, अगर हम 1707 के बाद अगर हम बात करें पूरे के पूरे सिनेरियो की भारत के अंदर, तब भी तो कल्चरली आपने देखा, इकोनॉमिकली आपने देखा, ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा, आपने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, आपने म्यूजिक, डांस, ड्रामा, लिटरेचर, इतनी कुछ चीज़ें देखी। तो हमें पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिलता कि सारे रीजन्स के अंदर ये सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स डिक्लाइन हो रहे थे। बहुत सारी जगह पर ये पनप भी रहे थे, ठीक है। अब
मॉडर्न पर्सपेक्टिव और फ्रेश पर्सपेक्टिव है क्या, मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या मानते हैं, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस का क्या मानना है विद रिस्पेक्ट टू 18th सेंचुरी। तो रिसेंट जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है, जैसे यहाँ पर कुछ नाम है, सतीश चंद्र, ठीक है, जिनकी मेडिवल इंडिया के ऊपर बुक आती है, हम लोग पढ़ते भी हैं उसको, मुजफ्फर आलम, और दूसरे स्कॉलर्स जो हैं वो एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं 18वीं शताब्दी के भारत के ऊपर। उनका ये मानना है कि रीजनल पावर जो यहाँ पर राइज हो रही थी, ठीक है, वो 18th सेंचुरी का एक पर्टिकुलर आउटकम था, ठीक है। मुगल एम्पायर के कोलैप्स होने की वजह से रीजनल पावर्स इमर्ज हुए। तो मुगल एम्पायर, जैसे अब अभी हम यहाँ पर एग्जांपल्स अगर इसको जस्टिफाई करें, अभी हमने ये पढ़ा कि मुगल एम्परर्स पहले पैट्रोनेज देते थे, सपोर्ट देते थे बड़े सारे आर्टिस्ट को, लेकिन जब वो एम्पायर ध्वस्त हो गया तो वो आर्टिस्ट जो हैं वो प्रोविंशियल किंगडम्स के पास चले गए उनसे पैट्रोनेज लेने, उन्होंने अपना काम जारी रखा, उन्होंने अपनी आर्टिस्टिक वैल्यूज खोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो रीजनल पावर्स की इमर्जेंस हुई, उनका जो राइज हुआ, ये 18th सेंचुरी का कैरेक्टरिस्टिक्स था रेदर देन द कोलैप्स ऑफ द मुगल एम्पायर। कि मुगल एम्पायर अगर कोलैप्स नहीं भी होता तो कभी ना कभी ये रीजनल किंगडम्स जो है इनका इमर्जेंस होना तय था। सतीश चंद्रा ये भी आर्ग्यू करते हैं, वो ये मानते हैं कि 18th सेंचुरी बल्कि एक यूनिफाइड पीरियड था, वो कियर्स का पीरियड नहीं था, वो तितर बितर होने वाला या फिर जिसके हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, जिसको हम डार्क एज कह देते हैं। जैसे यहाँ पर हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार ने बोला कि ये एक डार्क एज है, पूरा ये फेज है। सतीश चंद्रा का वहीं पर ये मानना था ये एक यूनाइटेड पीरियड का फेज था। तो आप इसको प्री ब्रिटिश एरा और पोस्ट ब्रिटिश एरा में विभाजन करके इसका मत देखो, इसको आप डिवीजन मत करो इस 18th सेंचुरी का कि बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। इनका ये मानना है ऐसे हिस्टोरियंस का जो कि मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं कि 18th सेंचुरी को हमें डार्क एज के तौर पर नहीं देखना चाहिए, एक यूनिफाइड पीरियड के फेज पे देखना चाहिए, हमें इसको उसके पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि इट वाज अ यूनिफाइड पीरियड फेज। अब अगर हम 18th सेंचुरी इंडिया के पूरे सिनेरियो को वाइंड अप करें तो कंक्लूजन में हम कुछ बातें बोल सकते हैं, जो भी हमने अभी तक बातें पढ़ी, कि 18th सेंचुरी इंडिया के अंदर हमें कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशंस देखने को मिलती है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। मुगल एम्पायर जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, रीजनल पावर जो है वो इमर्ज होती है, सबसे पहली चीज़ ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ लोग इसको ये मानते हैं ये केयस और एनार्की का फेज था, ठीक है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो इमर्ज भी हुई, इकोनॉमी की ग्रोथ भी हुई। अलग अलग चेंजेस यहाँ पर आ रहे थे, जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। आप 18th सेंचुरी इंडिया के फेस को सिर्फ एक नैरेटिव, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से डिक्लाइन नहीं कर सकते हो और डिफाइन नहीं कर सकते हो। जहाँ पर कुछ चीज़ें डिक्लाइनिंग मोड पर थी, वहाँ पर कुछ जगह पर कुछ रीजन्स में चीज़ें इमर्जिंग मोड पर थी, वहाँ पर चीज़ें पनप रही थी। अब ये जो लंबा पूरा 18th सेंचुरी का फेज था, जिसका जो पूरा का पूरा जो टाइमलाइन है वो लेट 17th सेंचुरी से होते हुए अर्ली 19th सेंचुरी तक खिंचता है, ठीक है। इसने ना सिर्फ इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करा, क्योंकि पहले पूरे इंडिया को डिफाइन करा जाता था अंडर द नेम ऑफ मुगल एम्पायर, और बाद में रीजनल किंगडम्स को भी पहचान मिली मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद। तो आप सिर्फ इसको पॉलिटिकल लैंडस्केप में डिफाइन नहीं कर सकते हो, बल्कि इसके अलावा इट वाज अ फेज ऑफ कि जहां पर इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हुई। आपने देखा इस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज जो थी, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, उनकी क्या पहचान थी पूरी दुनिया में, हमारा कितना एक्सटेंसिव ट्रेड था, और इंडिया 23% वर्ल्ड इकोनॉमी की जो जीडीपी थी उस टाइम पर होल्ड करता था। हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, ठीक है। तो इंडिया का करेक्शन ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अच्छा खासा था। अब यहाँ पर हमें डायनेमिक इंटरप्ले देखने को मिलता है बड़ी सारी फोर्सेस का, कि लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स भी इंडिया का चल रहा था। तो इस फेज़ को हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक डिप्रेशन का फेज़ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इकोनॉमी अगर डिप्रेस्ड मोड पर होती है, इकोनॉमी अगर ध्वस्त है पूरी की पूरी, तो फिर ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल ट्रेड हो ही नहीं सकता उस कंट्री का। लेकिन यहाँ पर तो ग्लोबल ट्रेड अच्छा खासा हो रहा था, और इंडिया के पास तो 23% जीडीपी भी थी उस टाइम पर वर्ल्ड की। तो ये जो एरा है, ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर ऐसा एरा है जिसको आप ना एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डिफाइन कर सकते हो, यानी कि आप इसको किसी एक नैरेटिव, एक पर्सपेक्टिव से डिफाइन नहीं कर सकते। उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स थे, जहाँ पर हमें कुछ रीजन्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है। जैसे मुगल एम्पायर को बोला, वो डिक्लाइन हो गया, दिल्ली की पावर चली गई उसके हाथ से, कुछ जगह रीजनरेट हुई, कुछ जगह ट्रांसफॉर्म हुई, जिसने पूरा का पूरा एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि जो कॉलोनियल रूलर्स जो अभी आने वाले थे,
वो कैसे आते हैं, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कैसे होता है, जिसको हम अगले चैप्टर में डिटेल तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन का फेज था जिसने इंडिया के पास्ट को शेप करा। 18th सेंचुरी की यहाँ पर बात हो रही है, एंड इट ओपन्ड द वे, इट पेव्ड द वे फॉर इट्स फ्यूचर, जहाँ पर अराइवल ऑफ यूरोपियंस आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो अलग अलग किंगडम्स वगैरह जो थे अभी तो वो इमर्ज हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनका क्या रिलेशन होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और दूसरी यूरोपियन पावर्स के साथ, इसको हम जानेंगे अगले चैप्टर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ।